नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 30 अगस्त के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले व महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। ओडिशा में बाढ़ से बिगड़े हालात, अभी तक 12 लोगों की मौत। ओडिशा में मानसूनी बारिश कहर बनकर टूट रही है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण राज्य के कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं और लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को ओडिशा के अलग अलग इलाकों में बाढ़ के कारण 5 और लोगों की मौत हो गई। राज्य में अभी तक बाढ़ से 12 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 2 लोग 25 अगस्त से लापता भी बताए जा रहे हैं। बाढ़ से बिगड़े हालात में राहत और बचाव दल भी लोगों की मदद के लिए लगातार जुए हुए हैं। बरगढ़ और मयूरभंज में 2 लोग लापता। राज्य में बाढ़ के हालात की जानकारी देते हुए स्पेशल रिलीफ कमिश्नर प्रदीप कुमार जेना ने बताया कि शुक्रवार को ओडिशा के बरगढ़, नुआपाड़ा, जाजपुर, बालेश्वर और भद्रक में 5 और लोगों की मौत हो गई। इससे पहले राज्य के मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ इलाकों में 7 लोगों की जान बाढ़ के कारण गई थी। वहीं बरगढ़ और मयूरभंज में 2 लोग लापता भी हैं, जिनकी तलाश में टीमें जुटी हुई हैं। नवजात शिशु सहित 6 लोगों को बचाया गया। प्रदीप कुमार जेना ने बताया कि अभी तक करीब 7,000 लोगों को निचले इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के पास खाने पीने का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। वहीं शुक्रवार को फायर सर्विस की टीम ने जाजपुर जिले के एक गांव में एक नवजात शिशु सहित 6 लोगों को सुरक्षित बचाकर बाहर निकाला। ब्राह्मणी और खारस्तोता नदियों में जलस्तर बढ़ने के बाद ये गाँव बाढ़ में डूबा हुआ है। अगले 24 घंटों के भीतर भारी बारिश का अलर्ट। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के भीतर छत्तीसगढ़ और पश्चिमी ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद महानदी नदी में भी जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। बारिश के चलते पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के भी कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में कोलकाता और मिदनापुर सहित कई इलाकों में पानी भर गया। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप अक्टूबर तक स्थगित। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप अब सितंबर की बजाय अक्टूबर में होगी, जिसे कोरोना वायरस महामारी के कारण 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप 20 से 24 सितंबर तक होनी थी, जबकि फेडरेशन कप 5 से 9 अक्टूबर तक होना था। उसे भी स्थगित कर दिया गया है। AFI अध्यक्ष आदिले सुमरीवाला ने एक बयान में कहा, कोचों को खिलाड़ियों के अभ्यास का नया शेड्यूल बनाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि अक्टूबर के आखिर या नवंबर की शुरुआत में प्रतिस्पर्धाएं बहाल हो सकेगी। हम आनन फानन में शुरुआत करके जोखिम नहीं लेना चाहते। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। सुशांत सिंह राजपूत मौत केस पटना से शुरू हुई जस्टिस फॉर सुशांत मुहिम में लंदन के लोग जुड़े। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलवाने के लिए युवाओं द्वारा चलाई जा रही जस्टिस फॉर सुशांत की मुहिम में लंदन से भी लोग जुड़ने लगे हैं। जस्टिस फॉर सुशांत के प्रभारी विशाल सिंह राजपूत ने बताया कि शुक्रवार को लंदन में भी लोग सड़कों पर उतरेंगे। वहां शांतिपूर्वक सुशांत को न्याय दिलवाने की अपील करेंगे। लंदन में रहने वाले ऐसे लोगों ने जस्टिस फॉर सुशांत के प्रभारी से संपर्क कर उन्हें अपने मुहिम में शामिल करने को कहा था। सोशल साइट्स पर भी वे सभी लोग अपनी वीडियो और फोटो को पोस्ट करेंगे। पटना के राजीव नगर रोड नंबर 6 में जस्टिस फॉर सुशांत से जुड़े युवाओं ने एक बैठक की। इस दौरान कहा कि वे राजगीर में बन रही फिल्म सिटी का नाम सुशांत के नाम पर रखने की मांग करेंगे। जस्टिस फॉर सुशांत की टीम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर में 25 जिलों के समर्थकों से बात की। सभी लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मामले पर खुद नजर रखने के लिए धन्यवाद दिया। सभी ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद इस मामले को लेकर गंभीर थे, लिहाजा सुशांत के परिवार के कहने के तुरंत बाद ही उन्होंने मामले की जांच को CBI के हवाले करने का फैसला तुरंत लिया। सुशांत सिंह मौत मामले में CBI ने जांच के 8वें दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से शुक्रवार को CBI ने 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की और इस दौरान कई सवाल दागे गए। पहली बार CBI के सामने पेश हुई रिया रात 9 बजे के बाद सांताक्रूज में DRDO गेस्ट हाउस से रवाना हुई। अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। आखिर क्यों बिना परीक्षा प्रमोट नहीं होंगे अंतिम वर्ष के छात्र, जाने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कॉलेज के अंतिम वर्ष सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के 6 जुलाई को जारी किए गए दिशानिर्देशों को बरकरार रखा है। इसका मतलब है कि विश्वविद्यालयों को 30 सितंबर से पहले अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षाएं करानी होंगी। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार चाहे तो परीक्षा टाल सकती है, लेकिन आखिरी फैसला UGC का होगा। बिना परीक्षा पास किए छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। इस फैसले के बाद भी छात्रों के बीच भ्रम बना हुआ है। ऐसे में हम आपको इसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं।
अपनी दलील में छात्रों और टीचर एसोसिएशन का कहना था कि कोरोना महामारी के मद्देनजर छात्रों की परीक्षा लेना उनकी जान को जोखिम में डालेगा। यूजीसी ने अपने दिशानिर्देशों में स्थानीय परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया है। छात्रों का कहना था कि लॉकडाउन के कारण कक्षाएं नहीं हुई हैं। ऐसे में बिना आवश्यक संख्या में कक्षाएं हुए परीक्षा लेना मनमाना और अतार्किक फैसला है। वहीं यूजीसी का कहना था कि देश में जब भी उच्च शिक्षा की बात आएगी तो उसके कहे शब्द ही अंतिम होंगे। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उसके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दे सकता है। इन दलीलों को सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास परीक्षाएं स्थगित करने का अधिकार है, लेकिन परीक्षा को रद्द करके छात्रों को प्रमोट करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 30 सितंबर की समय सीमा को बढ़ाने के लिए यूजीसी से बात कर सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला यूजीसी का ही होगा कि वह समय सीमा को आगे बढ़ाती है या नहीं। यूजीसी ने दी है घर से परीक्षा देने की इजाजत। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को ऑफलाइन, ऑनलाइन या ब्लेंडेड मोड में परीक्षाएं कराने की इजाजत दी हुई है, यानी छात्रों को परीक्षा केंद्र जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि परीक्षा किस तरह कराई जाए इसका फैसला विश्वविद्यालय करेगा। यदि विश्वविद्यालय ऑफलाइन या परीक्षा केंद्र पर परीक्षा लेना चाहेगा तो छात्रों को परीक्षा उसी तरह देनी होगी, फिर बेशक वे ऑनलाइन परीक्षा की चाहत ही क्यों न रखते हों। जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर के दौरान सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया, 1 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के जदूरा गांव में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर के दौरान 3 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में ये दूसरा एनकाउंटर शुरू है। इसी दौरान एक जवान भी शहीद हो गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह, राष्ट्रीय राइफल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने पुलवामा के जदूरा में कल देर रात तलाश अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बल के जवान जब लक्षित क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहे थे तभी वहां छिपे हुए आतंकवादियों ने उन गोलियां चलाईं। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी की, जिसके साथ ही मुठभेड़ शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए और 1 जवान घायल हो गया। घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सूत्रों ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार एवं गोला बारूद बरामद किए गए हैं। अंतिम सूचना मिलने तक मुठभेड़ जारी थी। इससे पहले शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए, जबकि एक ने आत्मसमर्पण कर दिया। मारे गए आतंकवादियों में एक पुलिस का पूर्व जवान था। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मारे गए आतंकवादियों में एक शकूर पारे जम्मू कश्मीर पुलिस का पूर्व जवान और अल बद्र संगठन का जिला कमांडर था। एक अन्य आतंकवादी एक पंच की हत्या में भी शामिल था। एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा बलों ने जिले के किलूरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद वहां घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। उन्होंने बताया कि इस दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बल के तलाशी दल पर गोलियां चलाई और दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। चारों शव मुठभेड़ स्थल से बरामद कर लिए गए हैं। श्रीनगर स्थित रक्षा प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने कहा, एक आतंकवादी ने आत्मसमर्पण किया। 2 AK राइफल और 3 पिस्तौल मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए। हालांकि पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों ने पेशेवर रूप का प्रदर्शन करते हुए एक आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान अवंतीपुरा निवासी शोएब अहमद भट्ट के रूप में की गई है। मारे गए अन्य आतंकवादियों की पहचान सुहेल भट्ट, जुबैर नेंगरू और शाकिर उल जब्बार के रूप में की गई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पारे 2014 में जिला पुलिस कुलगाम में विशेष पुलिस अधिकारी SPO के रूप में शामिल हुआ था। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार बाद में उसे पुलिस विभाग में कांस्टेबल के रूप में शामिल कर लिया गया। उन्होंने बताया कि बाद में पारे पुलिस की 4 राइफलें लेकर आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार मारे गए सभी आतंकवादियों लंबा आतंकी अपराध रिकॉर्ड था। इस बीच पुलिस ने 10 दिन पहले लापता हुए पंच का शव शुक्रवार को शोपियां जिले से बरामद किया। पुलिस ने बताया कि शोपियां के ग्राम डांगम के स्थानीय निवासियों ने पुलिस को सूचना दी कि गांव के एक बाग में एक शव है। मृतक की पहचान निसार अहमद भट्ट 45 के रूप में हुई, जो भाजपा से जुड़े पंच थे और 19 अगस्त से लापता थे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।